नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस जंग में दुनिया के कई देशों में इसका असर पड़ा। दुनिया चाहती है दोनों देशों के बीच युद्ध रुक जाए। इन सब के बीच में पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। अब कीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होनी बाकी है। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है। दुनिया को उम्मीद है कि भारत दोनों देशों के बीच जंग रुकवा सकता है, क्योंकि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं। पीएम मोदी के दौरे को युद्ध क्षेत्र में शांति दूत के दौरे पर देखा जा रहा है। मतलब यहां शांति दूत के तौर पर ही पीएम मोदी पहुंचे हैं, इस लिहाज से पीएम मोदी के दौरे को देखा जा रहा है। अब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर क्यों है? देखिए, शांति दूत की भूमिका में इस वक्त पीएम मोदी है। रूस से करीबी संबंध है, यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव है, यूरोप से मजबूत रिश्ते हैं, युद्ध विराम की उम्मीद इसी के लिए है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में JK त्रिपाठी हैं, पूर्व राजनयिक, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार, ब्रिगेडियर रिटायर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में इस वक्त है। तीनों का एक बार स्वागत है। और इस बीच रविंद्र सचदेव को जुड़ने में थोड़ा सा वक्त है, तो त्रिपाठी सर आपके साथ में शुरुआत करते हुए, क्योंकि सवाल ये है कि एक तरफ हमारे रिश्ते रूस के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं, और अभी हम यूरोप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे रिश्तों में और बेहतर चीज़ें देखने को मिली हैं। उनमें एक यूक्रेन भी है, जहाँ पर हमारे कूटनीतिक संबंध हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुलाकात होगी। इस मुलाकात में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, इसमें दो मुख्य बिंदु उभर करके सामने आएंगे। एक तो बायलैटरल और दूसरा रीजनल। जी, बायलैटरल इसलिए कि भारत और यूक्रेन के बीच में अच्छे रिश्तों के बावजूद देखिए, ये पिछले 35 साल में भारत के पहले प्रधानमंत्री की यात्रा है। तो एक तरह से आप देखिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से। भारत के साथ यूक्रेन के संबंध डिफेंस के काफ़ी अच्छे रहे हैं और कमर्शियल रिलेशंस अच्छे रहे हैं। वहाँ से हम सनफ्लावर ऑयल लेते रहे, कभी कभी चावल लेते रहे, फर्टिलाइजर लेते रहे। डिफेंस में हम वहाँ से गैस टरबाइन के लिए हम लेते रहे हैं। AN-32 जो एयरक्राफ्ट है, कैरियर एयरक्राफ्ट, भारतीय सेना के सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, वो यूक्रेन से हमने लिया है। और अभी उम्मीद यह है कि गैस टरबाइन के मामले में एक द्विपक्षीय समझौता होगा। यूक्रेन यहाँ की किसी प्राइवेट पार्टी के साथ मिल करके, प्राइवेट बिजनेस हाउस के साथ मिलकर गैस टरबाइन भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए उत्पादित करेगा। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, यूक्रेन इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस युद्ध के दौरान 1900 छात्र वहाँ, 1900 भारतीय वहाँ अटके थे, तो 1800 को यूक्रेन, पोलैंड और रोमानिया की मदद से और रूस की मदद से भी हमने यूक्रेन से सकुशल बाहर निकाला था। न सिर्फ भारतीयों को बल्कि कुछ और अन्य देशों के नागरिकों को भी हमने बाहर सफलतापूर्वक निकाला। तीसरी चीज देखिए, अब ये है, ये तो हुई बायलैटरल। अब जो रीजनल की बात है, प्रधानमंत्री पिछले महीने मॉस्को गए, वहाँ उन्होंने बात की पुतिन से और ये साफ साफ संदेश दिया कि मासूमों की मौत कहीं भी हो दुखदाई होती है और हमें इससे बचना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री पोलैंड गए, अभी कल तक पोलैंड में थे। पोलैंड इसलिए महत्वपूर्ण था कि पोलैंड सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को जोड़ने का काम करता है। पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर है और पोलैंड के रास्ते से ही यूक्रेन को सारा हथियार और साजो सामान मुहैया किया जाता है। पोलैंड नाटो के गेम में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इसलिए पोलैंड जाना जरूरी था। पोलैंड के बाद यूक्रेन आना, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री एक तो वो दो चीजें दिखाता है। एक तो दोनों पक्षों को बैलेंस करने की बात हो रही है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ये ढूंढने भी गए, एक तो दूसरी रीअश्योर कराने गए हैं इनको, जेलेंस्की को, कि देखिए हम किसी के पक्ष में, हम रूस के पक्ष में नहीं है, ना हम आपके पक्ष में हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिल करके समाधान करें। हम चाहते हैं, हम शांति के पक्ष में। आप ये कह रहे हैं कि हम शांति के पक्ष में हैं और ये हम दोनों को समझाना चाहते हैं। जी, और इसमें भारत की भूमिका क्या होगी,
भारत एक मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा, ये हमारी विदेश नीति के भी खिलाफ है। अच्छा। भारत ऐसा वातावरण पैदा करेगा, ऐसा कंड्यूसिव वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है जहां की दोनों देश नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठ करके आपस में बातचीत कर सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम उनको टेबल तक लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मध्यस्थता हम नहीं कर रहे हैं, मतलब संधि कराने वाले हम नहीं है, करेंगे आप। हम तो बस आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप साथ आइए, हम वो एक माहौल तैयार कर रहे हैं। जी, मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ। विनोद दत्ता जी, डिफेंस सेक्टर को दोनों देशों के साथ आने से कैसे मजबूती मिलेगी? क्योंकि आज की मुलाकात में माना यह जा रहा है कि डिफेंस को लेकर भी बातचीत होगी और उस दिशा में भी दोनों देश एक साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। देखिए, भारत के इन देशों से बड़े पुराने और घनिष्ठ संबंध रहे हैं, और अगर आप वैसे डिफेंस का इक्विपमेंट प्रोफाइल देखें तो हमारा पहले करीब 80 से 85% जो इक्विपमेंट प्रोफाइल था वो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक का था, या अर्स्टवाइल यूएसएसआर ब्लॉक का था। लेकिन उसकी जो अब परसेंटेज है वो करीब 35 से 36% रह गई है, क्योंकि पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ट्विन कंडीशंस हमको मीट करती थी। पहला ये इक्विपमेंट सस्ता था, दूसरा हमें ये किश्तों पे दिया गया। और लेकिन अब जिस तरह से इक्विपमेंट प्रोफाइल की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह के इक्विपमेंट है, जैसे AN-32 का मतलब अपग्रेडेशन है, वो हेल्ड अप पड़ा हुआ है, बिकॉज उसकी जो असेंबली लाइन्स थी वो यूक्रेन में थी। और भी कई इस तरह के जो इक्विपमेंट है, जैसे S-400 की डिलीवरी है, उसमें स्लिपेजेस हो गई हैं। तो यकीनन प्रधानमंत्री साहब ये सब चीजें इन वार्ताओं के द्वारा बात करेंगे, और वो ये चाहेंगे कि देखिए, अभी आपने देखा होगा भारत फोर्ज के साथ एक करार हुआ है, वो यूक्रेन में एक अपना असेंबली लाइन वहां स्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपने आज टीवी पे भी देखा होगा कि किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है वो वहां मिल रहे हैं, और अभी भी, क्योंकि अभी भी वॉर टोन कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ भारतीय बड़े जोश और खरोश के साथ वहां रह रहे हैं और लोकल लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यकीनन भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं या अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वहां जाके डिफेंस इक्विपमेंट में वहां उनकी असेंबली लाइंस को खड़ा करें, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें, और एक मतलब कोलैबोरेशन के दौरान पहली बात हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, यूक्रेन का भी फायदा होगा, और जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं या जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उनको भी ये इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो भारत हालांकि अब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं रही है रशियन इक्विपमेंट पे, लेकिन क्योंकि भारत वेस्टवर्ड जा रहा है तो भारत ये चाहेगा कि जो भी इक्विपमेंट है, हालांकि वो सारा एजिंग इक्विपमेंट है, तो उन सबको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि जब तक उसकी एक्सप्लॉयटेशन स्टेज रहती है इक्विपमेंट की या किसी हथियार की, उसको इस्तेमाल किया जाता है। रविंद्र सचदेव भी जुड़ गए हैं फाइनली हमारे साथ में। सर, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम कूटनीति की बात करते हैं, तो अब जब ये मुलाकात होगी तो ये कूटनीतिक साझेदारी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितनी मजबूत होगी, किस लिहाज से मजबूत होगी, इसका अंजाम क्या होगा? थैंक यू। हमारी साझेदारी यूक्रेन से जितनी होगी कूटनीति में, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बड़ी है कि हमारी ग्लोबल स्टेज पे कूटनीति स्ट्रॉन्गर होगी। दैट इज वन। सेकेंडली, देखिए, मोदी जी अभी गए हैं, इनविटेशन था, जरूरी थोड़ी अभी जाना था, 6 महीने बाद जा सकते थे, 1 साल बाद जा सकते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे और दुनिया भर के लीडर्स के पास इनविटेशंस रहते हैं अलग अलग देशों से, कब जाना है वो चूज करते हैं। तो सबसे बड़ी स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से ये है कि इस समय क्यों चूज करा, इंडिया ने डिसाइड किया कि पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे, राइट। एंड हमें यह भी पता है जब ये दौरा करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पुतिन के मिलने के बाद हम ऐसा दौरा करेंगे तो दुनिया के नजरों में आएगा, दुनिया की कूटनीति अपनी कैलकुलेशंस करेगी, हमें एहसास है ऑब्वियसली। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत मेरे ख्याल से बेझिझक अपनी कूटनीति दुनिया के सेंटर स्टेज पे ला रहा है, कि हम अब झिझक नहीं रहे हैं बोल्ड स्टेप्स लेने में। एक तरह से कहिए, हमें भी पता है कि अमेरिका क्या सोचेगा और रशिया क्या सोचेगा इस बारे में। इनफैक्ट आप रशिया की बात कर रही हैं, आज रशिया में, आज या कल, चाइना का प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, राइट। तो रशिया भी देख रहा है, रशिया भी कैलकुलेट कर रहा है, चाहे हम भी दोस्त हैं उसके, वो भी पक्का हमारा दोस्त है, परंतु रशिया को भी यह है कि इंडिया इधर ज्यादा जा रहा है, मैं भी कुछ इंडिकेट करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की विजिट टाइमिंग अकॉर्डिंग थी, बट इत्तेफाक था। ये वैसे ही इत्तेफाक है जब मोदी जी पुतिन से मिले
और उस समय नेटो देशों की मीटिंग्स वॉशिंगटन डीसी में हो रही थी, राइट? तो ये मीटिंग्स तय होती हैं पहले से, पर कोइंसाइड भी कर सकती है इत्तेफाक से। तो ये भारत की, आई थिंक, हमारी डिप्लोमेसी की ग्लोबल स्टेज पे कदम है कि हम झिझकेंगे नहीं, और हमें पता है कि ये दुनिया को इस समय सारी दुनिया की नजरें इस पे होंगी, तो हम उससे भी शर्मा नहीं रहे एक तरह से मैं कहूं, बल्कि हम उसे वेलकम कर रहे हैं ताकि दुनिया देखे कि भारत यूक्रेन से भी रिश्ते बैलेंस कर रहा है, और फ्यूचर में जब भी कोई पीस, सीज फायर या आर्मिस्टिस जैसा सिचुएशन बने, जब सारे पक्ष तैयार हों, तो उस समय भारत को भी इनवाइट किया जाएगा और भारत भी एक पार्टिसिपेंट होगा उन डिस्कशंस में जो इस जंग को रोकने में कामयाब होंगी। त्रिपाठी सर, जैसा अभी सर ने कहा कि जिस तरह से आज डेवलपमेंट भारत की इमेज में एक तरीके से हो रहा है, और जो हमारी एक तरीके से एक डिमांड है, वो डिमांड भी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या हम ये मानकर चलें कि अभी जिस लिहाज से हमको आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये उसकी बानगी है? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक उभरती हुई शक्ति है, और हम ये नहीं कहते कि भारत एक इमर्जिंग पावर है। भारत अब पहुंच चुका है, इंडिया हैज अराइव्ड। अब भारत ऐसी स्थिति में, भले ही वो विश्व की महाशक्ति न हो, क्योंकि देखिए महाशक्ति का जो कंसेप्ट है वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि महाशक्तियाँ क्या होती हैं, क्या क्या उसके वो होते हैं, उसमें बड़ा डिबेटेबल है। लेकिन भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसकी बात न सिर्फ सीरियसली दुनिया द्वारा सुनी जाती है, बल्कि कई केसेस में मानी भी जाती है, उस पर अमल भी किया जाता है। और भारत की जो छवि जो है वो ऐसी बन गई है कि वो शांति का पक्षधर है। किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के युद्धरत देशों के साथ संबंध एक दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग आयाम पर होते हैं। आपने देखा, हमने दिखा दिया, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ हमारे संबंध हैं, अच्छे हैं, अलग आयाम पर हैं। रूस और अमेरिका के साथ में अलग आयाम पे है। यूक्रेन और रूस के साथ संबंध है, अलग आयाम पर है। तो हमने ये दिखा दिया है कि हम संबंधों को बीच में संबंधों को संतुलित करना कितना अच्छी तरह जानते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। तो इस चीज को देखते हुए, इसके मद्देनजर विश्व में यही समझा जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कहीं कहीं अगर टेंशन है तो शायद भरोसा किया जा सकता है कि ये बिना पक्षपात किए दोनों देशों को समझाने की सफल कोशिश कर सकता है। जी विनोद सर, फिर एक सवाल ये आता है कि क्योंकि जिस तरह से भारत प्रयास कर रहा है शांति का, भारत ये कहता है कि ये युद्ध का वक्त ही नहीं है, लेकिन अगर हम वहीं बड़ी बड़ी पावर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर नज़र आता है कि अलग अलग प्लानिंग्स हैं, और उस प्लानिंग का नतीजा हम इस वक्त देख रहे हैं। तो फिर अभी जिस भूमिका में भारत है उसको स्ट्रांगली और कैसे आगे ले जाया जाएगा? देखिए, मैं त्रिपाठी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत इन दोनों देशों के बीच अगर मध्यस्थता करना भी चाहे तो विश्व समुदाय उसको करने नहीं देगा। और आपने बड़ा अच्छा पूजा एक पॉइंट रेज किया इसमें कि ये जो बड़ी पावर्स है, अगर आप देखें, इतिहास देखें, करीब 70 से 75% जितने युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। तो कोई देश अगर इसकी शांति वहां इस रीजन में ला सकता है तो वो केवल अमेरिका है और अमेरिका। भारत हाँ इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता है, लेकिन फिर भी भारत का वर्चस्व उतना नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है विश्व समुदाय पे, वो कहते हैं ना कि पैसा नहीं है पास तो बेला लगे उदास। आपने देखा होगा आसियान में हमारे कई प्रोजेक्ट चले, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज में इतनी डिले कर दी जाती है। हम वी आर ऑलवेज रिएक्टिव, वी हैव नेवर बीन प्रोएक्टिव। मेरे बाकी कंट्रीज को अगर आप देखें तो वो बड़े प्रोएक्टिव होते हैं। तो जहां तक देखिए, टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज मटीरियलिस्ट, और जब तक आप कोई भी देश होगा अगर उन्हें ये लगता है कि साहब हाँ मुझे कोई सामरिक तौर पे, कोई मेरे को पॉलिटिकल तौर पे या किसी और माली हालत में मुझे कोई इमदाद मिल सकती है, कोई मदद मिल सकती है, तो वो आपकी तरफ झुकाव रखेगा। हाँ, भारत, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत क्योंकि अभी यूक्रेन बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और यूक्रेन को वो खड़ा करने में
भारत मदद दे सकता है, तो वहां हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए काफी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन निकट भविष्य में मुझे, क्योंकि पहली बात अगर भारत मध्यस्थता करना भी चाहे। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।